with the name of Allah Almighty. Tess. This is our novel today by Thomas Hardy. Say Thomas Hardy. Thomas Hardy 1840 में पैदा हुआ. 1840 means 1840. पाकिस्तान बनने से भी 107 साल पहले 1840 में पैदा हुआ. 1928 में इसकी डेथ हुई. मीन टू से 88 years इसने एज पाई. इंग्लैंड में डोरसेटशायर में पैदा हुआ. काउंटी है, इलाका है डोरसेटशायर, इंग्लैंड, वहां पैदा हुआ. डोरसेटशायर जहां पर ये पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जहां की स्कूलिंग है, वो इलाका, वहां के स्लोप्स, वहां के मूर्स, वहां की माउंटेन्स, वहां के फॉरेस्ट, वहां के सीजन, वेदर, वो इसके जहन की गलियों से कभी नहीं गए. अपने तमाम तर नॉवेल्स में ऐसे स्लोप्स, मूर्स, वीरानों का, डार्क फॉरेस्ट का, बादल, मौसम का ऐसा जिक्र करता है कि लगता है कि ये बाकायदा करैक्टर हैं नावल के अंदर, और ये सिंबॉलिक रिफ्लेक्शन देते हैं, ये इवेंट्स डिटरमाइन करते हैं, ऐसा लगता है. ही वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोएट ऑफ नेचुरलिस्ट मूवमेंट. वो नेचुरलिस्ट था, लेकिन नेचर को वो कारण समझता था इंसान की तबाही का, और वो कहता था कि नेचर इंसान को डिस्ट्रॉय करती है, इंजर्ड करती है, और मैन स्ट्रगल करता है इस वैशी नेचर के खिलाफ. उसका फादर एक आम मैसन था, स्टोन मैसन कहते हैं राज को, मिस्त्री को, मकान बनाने वाले को. उसकी मदर बड़ी एम्बिशियस थी, बड़ी बामकसद खातून थी और पढ़ी लिखी थी. लोकल स्कूल में प्राइवेटली पढ़ता रहा है. खुद काम किया लंदन में जाकर आर्किटेक्ट इंजीनियर का. फिर बाद में पोएट्री लिखता रहा और थोड़ा बहुत कामयाब हुआ, लेकिन बाद में फिर नावल की तरफ आ गया. ईमा नाम की एक औरत से शादी की, और ईमा की जब तक डेथ नहीं हुई वो हार्डी के साथ रही. बाद में हार्डी ने शादी कर ली थी एक और खातून के साथ, उसका नाम था फ्लोरेंस. और फ्लोरेंस ने आखिर में हार्डी की डेथ के बाद उसकी हार्डी की बायोग्राफी भी लिखी है. फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था बताइए? ईमा. नावलिस्ट. एज अ नावलिस्ट कितने नावल लिखे हैं इसने? याद रखने की जरूरत नहीं, सुन लीजिए. डिस्पेरेट रेमेडीज 1871 में लिखा. अंडर द ग्रीन वुड ट्री. नाम सुनिए कितने खूबसूरत हैं. डिस्पेरेट रेमेडीज, मायूस कुन इलाज. अंडर द ग्रीन वुड ट्री, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज. नीली आंखों का जोड़ा. मैडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव. बासी का घर वापस आना, इलाकाई का, रिहायशी का वापस आना. मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, टेस. टेस 1891 में लिखा इसने, और जूट ये 1895 में. हार्डी अपनी अर्ली एज में क्रिश्चियनिटी पर ईमान खो चुका था. क्यों? बिकॉज साइंस फ्लोरिश कर रही थी, टेक्नोलॉजी आ रही थी, और वो डोगमा को चैलेंज कर रही थी, रिलीजन को चैलेंज कर रही थी. उधर से डार्विन जालिम आ गया, न्यूटन आ गया, और डार्विन ने तो क्रिश्चियनिटी के सर के ऊपर उसने मुक्के बरसाए हैं जब उसने ये कह दिया कि तमाम इंसान और जानवर एक ही बाप की औलाद हैं. इंसान भी जानवरों का ही हिस्सा है, ये कुछ सेपरेट अलग से अशरफ नहीं है. तो फिर क्रिश्चियनिटी शेक हो गई थी. तब से क्रिश्चियनिटी रिलीजन शेक है. तो इसका हार्डी पर भी असर हुआ और हार्डी पेसिमिस्ट हो गया.
کس کے بارے میں؟ ریلیجن کے بارے میں، مورل ویلیوز کے بارے میں، کیونکہ ڈارون نئی چیزیں لا رہا تھا. زیادہ تر اس کے جو کام ہیں وہاں پر جو تھیمز پائے جاتے ہیں، فیٹ، قسمت کیا چیز ہے، قسمت انجرڈ کر رہی ہے ہیومن بینگ کو، چانس، اتفاقات، حادثے، نیچر، اس کے بعد سیکسول اٹریکشن، مین ویمن کی سیکسول سیکی کے بارے میں، اور ہیومن ول، انسان کی خواہش، وار کے اثرات، اور ریلیجن اور مذہب پر لکھتا ہے اور ان کو کرٹیسائز کرتا ہے. یہ ہارڈی ہے. اور ہارڈی کی جب ڈیتھ ہوئی تو یہ معاملہ اٹھ گیا کہ ہارڈی کہاں پر بریڈ کیا جائے گا، کیا اسے پوئٹس کارنر میں دفن کیا جائے یا اس کو اس کی فرسٹ وائف ایما کے شہر سٹینز فورڈ میں دفن کیا جائے. پھر ہارڈی کے ہارٹ کو بچڑ کیا گیا اور اس کا ہارٹ اس کی وائف کے ساتھ دفن کیا گیا، اور پھر جو باقی ایشز تھی اس کی باڈی کی، جو باقی راک تھی، اس کو پوئٹس کارنر میں دفن کیا گیا. دس واز ہارڈی 88 years on this land, on this earth, blue brown earth. نیکسٹ ہم چلیں گے کریکٹر لسٹ کی طرف. کریکٹر لسٹ آف ٹیس.